हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो 30 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज़ चल रही थी क्लास 10th फिजिक्स का यूपी बोर्ड की। ठीक है, तो इसमें से 20 क्वेश्चन हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न परिपथ में ए तथा बी के मध्य एवं ए तथा सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा परिपथ दे दिया जाए आपको किसी भी तरह का और कह दे इनके बीच में बताइए, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ए व बी के मध्य। क्या लिखेंगे, ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे किनके बीच में, जिसके बीच कह रहा है ए और बी के बीच में एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, और ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। इसका विभवांतर मान लीजिए वी है। अब इससे धारा चलेगी प्लस से आई, और यहाँ आने के बाद दो भागों में बढ़ जाएगी। इधर क्या चली जाएगी, I1, इधर क्या चली जाएगी, I2 चली जाएगी। ठीक, और ये इसमें कौन सी जाएगी धारा, इसमें भी I1 जाएगी, इसमें भी क्या जाएगी, I1 जाएगी, और इसमें भी यहाँ तक I1 आने के बाद यहाँ क्या आएगी, I2 आएगी। आप देख सकते हैं धारा बट गई, इधर I2 आ रही है, इधर I1 आ रही है, क्योंकि ये इनके बीच में जो है कोई भी बैटरी वगैरह नहीं है। तो क्या होगा, ये जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, ये तीनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। और यहाँ I1 आई, यहाँ I2 आई, मिलके फिर से क्या बन गई, I, और इसमें चली गई। ठीक है, तो ए और बी के मध्य निकालना, हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब तुल्य प्रतिरोध निकालना आसान है, तो हमें जो दिख रहा है वो लिख लेते हैं, 2 ओम कॉमा 2 ओम कॉमा 2 ओम। देखिए ये किस क्रम में, इसमें I1 धारा जा रही है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, हम इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। जब आर निकालेंगे क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हम बता चुके हैं, इससे पहले की वीडियोस आप देखेगा जाके प्लेलिस्ट में दे रखी है हमने। ठीक है, तो उसमें श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, R1 + R2 + R3, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, आर का मान आ गया 6 ओम। अब इनको सॉल्व करने के बाद 6 ओम आया, उसमें जाएगी I1, इस 6 ओम में जा रही I2, तो वो 6 ओम इस 6 ओम के साथ किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 6 ओम कॉमा 6 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में है, अतः अब जो निकलेगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब जो निकलेगा ए व बी के मध्य निकलेगा, कितना हो जाएगा, अब मान लीजिए आर ले चुके, ले लेंगे आर ए बी। ठीक है, आर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/, भाई ऐसे तो निकालते समांतर क्रम में, 6 + 1/6 बराबर, एलसीएम क्या मिल गया, 6 ऊपर गया, 1 + 1 बराबर कितना आया, 2/6, या इसको हम कह सकते हैं 2 × 2 2 3 6, 1/3 पलट देते हैं, तो आर ए बी का मान हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 3 ओम। ठीक, तो एक फर्स्ट पॉइंट इसका निकल चुका है। फिर सेकंड पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट में हमसे क्या रखा है कि ए, देखिए कह रहा है ए और सी के मध्य ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे, ए व सी के मध्य, ए व सी के मध्य। अब देखिए, अब किसके किसके मध्य निकालना है, ए और सी के मध्य, तो इसको बैटरी को यहां से हटा देते हैं। अब किसके मध्य लगा देंगे, अब ये धारा हट गई। ठीक है, यहां से चलिए इसे सही कर लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ए और सी के मध्य, तो अब बैटरी को किसके किसके बीच कनेक्ट कर देंगे, ए और सी के बीच में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही कनेक्ट किया, ये माइनस ये प्लस। ठीक, अब यहां से धारा मान लीजिए क्या चलेगी, आई चलेगी, यहाँ जाने के बाद बढ़ जाएगी I1 I2, ये I1 इसमें भी जाएगी, और यहाँ आके क्या आएगी I1, और इधर देखिए ये I2 जाएगी, और फिर यहाँ पे तो कोई बैटरी है नहीं, तो यहाँ पे क्या चली जाएगी I2, ऐसे I2 गई, ऐसे I1 गई, यहाँ आके I1 के आ गई।
अब देखिए ये दोनों में I1 जा रही है, इन दोनों में क्या दे रही I2, मतलब ये दोनों आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों आपस में ये भी श्रेणी क्रम में है। अब इनको सॉल्व करने के बाद और इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपस में समांतर क्रम में होगा, वही होगा ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 2 ओम 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में है, अतः तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अतः तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, R बराबर 2 + 2 कितना आया, 4 ओम आ गया। ऊपर सॉल्व करने के बाद कितना है, 4 ओम गया। अब इसी प्रकार अगर देखिए नीचे वाले 2 ओम 6 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी में है, अतः अब इनका अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखिए वो निकला है, मान लीजिए R' मान लिया, कितना हो जाएगा, या लिख लीजिए यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध, ठीक, R' कितना हो जाएगा, 2 + 6 = 8 ओम। अब इनको सॉल्व किया 4 ओम, इनको सॉल्व किया 8 ओम। ठीक, तो ये 8 ओम कॉमा कितना, उसके बाद 4 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में हैं। अतः अब जो प्रतिरोध निकलेगा वो ए और सी के मध्य निकलेगा, अतः ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, देखिए कैसे निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध 1/RAC बराबर 1/8 + 1/4। ठीक, 2 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए। अब एलसीएम क्या मिल गया, 8 मिल गया, 8 मिल गया, ऊपर 1 प्लस कितना आया 2 बराबर कितना हो गया 3/8, यानी कि RAC की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, चेंज कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, 8/3 ओम। ये क्या मिल गया, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, और ये मिल गया ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। इस I का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम I का मान ज्ञात करने के लिए हमें विभवांतर पता है, R का मान निकालें तो ओम का नियम लगा देंगे। यहाँ से धारा जाएगी, सबसे पहले देखिए कौन श्रेणी में कौन समांतर में, तो यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ आके बढ़ जाएगी I1 और I2 में बढ़ जाएगी, और यहाँ से फिर निकल के I बन जाएगी, I इसमें चली जाएगी। तो यहाँ धारा बढ़ रही है ना, तो ये और ये किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो हम लिख सकते हैं 4 ओम 4 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे समांतर क्रम का, 1/R बराबर 1/4 + 1/4। एलसीएम कितना आ गया 4, ऊपर गया 1 + 1 बराबर 2/4, या इसको लिख सकते हैं 1/2, कट जाएगा ना। अब देखिए R का मान क्या आ गया 2 ओम। अब इनको सॉल्व करने के बाद 2 ओम आ गया, जिसमें सिर्फ I जाएगी और I इसमें भी जाएगी, तो ये और ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो लिखेंगे 2 ओम 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R मान लेते हैं, या R मान चुके R' मान लेते हैं, कितना 2 + 2, यानी कि R' का मान आ गया, कितना आ गया 4 ओम। अब हमें क्या निकालना है, परिपथ में धारा जो I इसी का मान निकालना है। अतः परिपथ में
प्रवाहित धारा परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर, देखिए V बराबर होता है I इंटू आर, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा V के बटे में R। V का मान देखिए ऊपर दे रखा है 10, R का मान टोटल निकाला यानी कि R डैश निकाला, कितना है 4, काट देंगे 4 दूनी 8, पॉइंट लगाए 0/4 पंजे 20, I का मान आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो ये सॉल्व हो चुका है, इसे नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करनी है। सबसे पहले इसमें क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। अब जानते धारा प्लस से चलेगी, इसमें आएगी आई, इसमें भी आएगी आई, और आई बन के वापस चली जाएगी। तो इसमें दोनों में क्या सेम धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो हम लिख देंगे 10 ओम 20 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा R बराबर 10 + 20, R का मान कितना आ जाएगा 30 ओम। ठीक, तो पहले क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो पहला पॉइंट निकाल लेते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, I बराबर क्या होता है V/R। V का मान कितना है 15, R का मान कितना है 30, 15 दूनी 30, कितना आ गया 1/2 आधा। तो I बराबर क्या है आधा, मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया आपका परिपथ में प्रवाहित धारा। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, कह रहा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। देखिए श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, आपको पता है। तो 10 ओम में निकालना है, तो 10 ओम में के लिए हम मान लेते हैं V हो गया, तो मान लेते हैं V डैश बराबर I इंटू आर। आई का मतलब जो सब में जा रही है, और R का मतलब 10 ओम, क्योंकि 10 ओम में पूछ रहा है। तो V डैश बराबर I का मतलब 0.5 गुणे 10, पॉइंट आया 0 बढ़ाया 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो V डैश बराबर कितना आ गया 5 वोल्ट, यानी कि 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर होगा, कितना होगा 5 वोल्ट होगा। ठीक है, 5 वोल्ट। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट डैश 250 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना लिखा हुआ है 100 वाट 250 वोल्ट लिखा हुआ है। कह रहा है ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट बल्ब का प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध, देखिए थ्योरी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। बल्ब का प्रतिरोध निकालना, P बराबर होता है V²/R। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा V² के बटे में P। तो R बराबर V² मतलब कितना लिखा हुआ 250, और 250 का स्क्वायर लिख लेंगे, 250 गुणे 250, और बटे में P कितना लिखा हुआ 100 वाट। ठीक, P का मान ये है 100 वाट। यहाँ से दोनों जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए, 25 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना आता है 625 ओम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट कह रहा है बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। ठीक है, बल्ब से प्रवाहित कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित हो सकती है, तो अधिकतम धारा। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकालते, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। ठीक, तो I निकालना, I बराबर क्या हो जाएगा P/V, यही हो जाएगा। तो
तो यहाँ से I बराबर देखें तो क्या मिल जाएगा हमको, P का मान कितना है 100 और V का मान 250। ठीक, तो I बराबर यहाँ से क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 100/25 गुणा 10, 25 चक्कू 100, 4/10 का मतलब क्या हो गया 0.54 एम्पियर। ठीक, इसका मात्रक है एम्पियर। ठीक, ये हमारे पास धारा निकल आई और बल्ब का प्रतिरोध निकल आया। नोट कर लीजिएगा इसे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नंबर 25 देख रहे हैं क्या कह रहा आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, 100 वाट का एक तंतु बल्ब, 50 वाट के 4 पंखे एवं 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर लगा है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तथा पंखे एवं एयर कंडीशन 20 घंटे प्रयोग किए जा रहे हैं तो एक महीने, यानी कि एक महीना वैसे तो 28 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है, 30 दिन का यहाँ लिया गया है, एक महीने ब्रैकेट में 30 दिन, मतलब 30 दिन के लिए जोड़ना है हमें। 30 दिन में 5 रुपए यूनिट की दर से, ठीक है, प्रति यूनिट की दर से वैद्युत ऊर्जा का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सभी जितने भी उपकरण दिए इनकी शक्ति निकाल लें, ये प्रतिदिन कितना चलते हैं वो निकाल लें। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 एलईडी बल्ब की शक्ति, इसको क्या मान लेते हैं P1 मान लेते हैं। P1 का मान कितना दे रखा है, देखिए 10 वाट के 5 है ना, तो 10 वाट के कितने 5, यानी कि 10 गुणे 5 बराबर कितना आ गया, P1 का मान 50 वाट आ गया। ठीक, आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है 100 वाट का एक तंतु बल्ब, तो तंतु बल्ब की शक्ति, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P2 का मान दे रहे, एक तंतु बल्ब है 100 वाट दे रखा है तो 100 ही वाट तो हुई की शक्ति। ठीक, आगे क्या कह रहा है देखिए, उसके बाद कह रहा है 50 वाट के 4 पंखे, तो 4 पंखों की शक्ति। ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या P3 मान लेते हैं, कितना 4 गुणे 4 पंखे कितने वाट के 50 के, 4 पंजे 20, तो P3 का मान कितना आ गया 200 वाट आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर लगा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे AC की शक्ति, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, शक्ति इसे लिख दें AC की शक्ति। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं P4 कितना दे रखा है, P4 दे रखा है 1.5 किलोवाट, लेकिन इसको हम लोग कहाँ बना लेंगे वाट में खाली, तो 1.5 किलो का मतलब क्या हो जाएगा 1000 वाट, पॉइंट आया 0 बढ़ाया, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो P4 का मान कितना आ गया 1500 वाट आ गया। ठीक है, अब आगे इसमें कह रहा है बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, यानी कि ये दोनों बल्ब कितने 5-5 घंटे चलते हैं, तो अगर हम T1 का मान लें एलईडी बल्ब के लिए तो ये कितना चलता है 5 घंटे, T2 भी कितना चलता है 5 घंटे, क्योंकि तंतु बल्ब भी कितना चल रहा है 5 घंटे। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है पंखे एवं AC 20 घंटे प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि T3 का मान कितना है 20 घंटे और T4 का मान कितना हो जाएगा 20 घंटे। ये जो दिया था वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं 30 दिन में व्यय ऊर्जा। सबसे पहले क्या करें एक दिन में व्यय ऊर्जा निकाल लें। ठीक, तो क्या लिखेंगे एक दिन में व्यय ऊर्जा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक दिन में व्यय ऊर्जा। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है W/T, तो W बराबर क्या होता है P × T। तो एक दिन में व्यय ऊर्जा कैसे निकालेंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सभी को जैसे P × T होता है तो सभी की शक्तियां अलग अलग दी हैं, तो सभी को जोड़ के हम लोग लिख देंगे कैसे,
तो सबसे पहले एलईडी की द्वारा व्यय ऊर्जा और तंतु बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा, पंखों की ऊर्जा और एसी की, सबकी क्या होगी, जोड़ के लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, P1T1 प्लस P2T2 प्लस P3T3 प्लस क्या हो जाएगा, P4T4। ठीक, ये आ जाएगी वाट इंटू घंटा। ठीक है, और उसके बाद अब हमें निकालना क्या है, एक महीने में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखे दे रहे हैं एक महीने ब्रैकेट में डाले दे रहे हैं 30 दिन, जैसा कि क्वेश्चन में लिया हुआ है। 30 दिन में व्यय और व्यय ऊर्जा, एक महीने में 30 दिन में व्यय ऊर्जा W बराबर क्या होगा, इसको 30 से क्या कर दें हम लोग, गुणा कर दें। तो क्या हो जाएगा, P1T1 प्लस P2T2 प्लस P3T3 प्लस P4T4, और इसको किससे गुणा कर दें, 30 से कर दें। ठीक, अब क्या करें, इसका मान रख दें तो हमें W का मान पता चल जाएगा। एक महीने में ऊर्जा, देखिए P1 का मतलब कितना दे रखा है, 50, और T1 का मतलब कितना है, 5, ये बन गया 1, प्लस P2 मतलब 100 और T2 मतलब 5, प्लस P3 मतलब कितना है, 200, और T3 मतलब 20, और P4 कितना है, 1500, और T4 कितना है, 20 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और गुणा में क्या हो गया, 30 हो गया। अब इधर लगा लेते हैं, काफी बड़ा सवाल है। ये देखिए W बराबर 50, कितना हो गया, ये 25 कितना हो गया, 250 प्लस, ठीक है, फिर देखिए ये कितना हो गया, 500 प्लस ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 यानी कि 4000 प्लस 15 दूनी 30 यानी कि कितना हो गया, 30,000। ठीक, गुणा में 30। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। W बराबर, देखिए 30,000 4000 कितने हो गए, 34,000 हो गए, और 34,000 और 500 34,500, और फिर 250 यानी कि 34,750 हो गया। कितना हो गया, 34,750 गुणे में 30। तो निकालिए W बराबर, ये 0 0 2 तो आ ही गए। ठीक है, और अब 3 से गुणा करिए, 3 बचे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 से 21 22, हासिल लगा 2, 3 चक्कू 12 2 14 का 4, हासिल लगाई 3 3 9 1 10, कितना है, और ये किस में मिलेगा, वाट इंटू घंटा में। लेकिन यूनिटों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए इसको 1000 से भाग कर दें, किलोवाट घंटा जो आएगा, जो वह ऊर्जा किलोवाट घंटा में आती है वही यूनिटों की संख्या होती है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, अतः यूनिटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1000, देखिए 1000 पढ़ रहे हैं, 1042500 बटे में क्या कर दें 1000। अभी क्या बन जाएगा, किलोवाट घंटा। यही क्या होती है यूनिटों की संख्या। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, एक यहाँ पे 10 बचा तो एक के पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 1042.5 यूनिट। ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारी यूनिटों की संख्या। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक यूनिट क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक यूनिट का खर्च, एक यूनिट का खर्च बराबर कितना, 5 रुपए। ठीक, तो देखिए 1000.5, ठीक, यूनिट का खर्च बराबर क्या करें, 5 से इसको गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, रुपए में 5 गुणे 1042.5। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए तो कितने रुपए आ जाएगा, देखिए 55 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, हासिल लगा 1, 5 चौको 20 1 21, हासिल लगा 2, फिर 0, यहाँ 5 0 का 0 2 आ गया, और 5 1 कम 5। ठीक, तो ये कुल मिलाकर हमारे कितना बच गया, ये बच गया 5212.5
5 रुपये। तो यही हमसे पूछ रहा था कि 1 महीने में 5 रुपये प्रति दर से वह विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा? 5212.5 रुपये। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से, जैसे ना समझ में आया तो वीडियो को जो है फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 1 मीटर लंबे तार में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए। एल यानी कि तार की लंबाई दे रखी है 1 मीटर, कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी का मान दे रखा है 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने से, लंबवत मतलब थीटा का मान कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। उसके बाद देखिए लंबवत रखने से उस पर 2.4 न्यूटन का बल, यानी कि एफ का मान दे रखा है कितना 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके, बल की दिशा भी बताइए। तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, धारा पूछ रहा है और बल की दिशा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं और आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, जो तार होता है उस पर लगने वाले बल का मान एफ बराबर होता है BIL साइन थीटा, यही होता है ना। अब देखिए आप लोग एफ का मान कितना दे रखा है 2.4 बराबर बी का मान 1.2, आई हमें निकालना है, एल का मान है 1 और साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे साइन 90 डिग्री। यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि और कहीं है नहीं पॉइंट। तो देखिए 12 दूनी 24, तो यहाँ से हमारे पास बचा साइन 90 का मान क्या होगा 1 होगा, और देखिए साइन 90 का मान 1 इंटू 1 हो गया, और 1 नीचे जाएगा 2/1 होगा, यानी कि 2 ही तो बचेगा, तो 2 एम्पियर क्या हो गई धारा। तो ये आपके पास क्या आ गया 26 नंबर का आंसर। कितनी कह रहा था कितनी धारा प्रवाहित होगी या की जाए, तो आई बराबर यानी कि 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो जाए। अब पूछ रहा दिशा क्या होगी, तो देखिए दिशा इसकी क्या होगी, आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस पे जो ये इस तरह से होता है। अब आप जानते होंगे कि ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये एफ क्या होता है बल की दिशा होती है। तो जो दिशा होगी बल की वो क्या होगी, तार और क्षेत्र दोनों की क्या लंबवत होगी, यानी कि तार व क्षेत्र के लंबवत। ठीक है, ये होगी बल की दिशा, यही हमसे पूछ रहा था। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नंबर 27 देखते हैं हम लोग। कह रहा अनंत लंबाई के एक रिजी रेखीय चालक तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान कितना दे रखा है 5 एम्पियर दे रखा है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, चालक से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आर का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर ली, 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, और चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जो रिजी रेखीय चालक तार होता है उसके से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बी बराबर होता है μ0/2π इंटू आई अपॉन आर, यह आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो बी बराबर μ0/2π का मान कितना होता है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7, आई का मान है 5, आर का मान है 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ठीक, अब देखिए 2 पंजे 10, 5 5 कट गया, कितना बचा बी का मान बचा 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 माइनस 7 कितना आ गया, यह आ गया माइनस का 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। ठीक, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को। यहाँ पे कह रहा है एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। तो प्रोटॉन का आवेश को हम लोग क्यूपी ले लेते हैं, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। थीटा का मान दे रखा है कितना 30 डिग्री दे रखा है। फिर दिशा से 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुजरता है। तो v का मान कितना दे रखा है 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति से वेग से गुजरता है। तो प्रोटॉन पर इतने यानी कि 4.8 इंटू 10⁻10 न्यूटन का बल लगता है, यानी कि f का मान दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻10 न्यूटन का बल लगता है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, बी का मान हमसे पूछ रहा है।
जैसे आपने भी फॉर्मूला देखा है F बराबर आई बी एल साइन थीटा, इसी प्रकार फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर होता है क्यू वी बी, सॉरी F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा, F बराबर बी आई एल साइन थीटा, और दूसरा क्या होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से B निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा F अपॉन क्यू, क्यू की जगह क्यू पी रखेंगे, प्रोटॉन की बात कर रहा है, फिर V इंटू साइन, और थीटा की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री। अब क्या करें, इसके मान रख दें, आंसर आ जाएगा। देखिए F का मान कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 अपॉन में देखिए QP 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। उसके बाद V का मान कितना दे रखा है 3 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना 3 गुणे 10 की पावर 6 और गुणा साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, तो 1 और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 16 3 48, 3 से 3 कैंसिल हो गया। B का मान कितना बचा, यहाँ पे बचा देखिए 2 और 10 की पावर 6 और माइनस का 19, कितना बचा, ये बचा 10 की पावर माइनस का 13, ऊपर जाएगा क्या में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर जाने पे ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर माइनस का 10 था गुणा 10 की पावर माइनस का 19, ये 19 और 6 चला गया प्लस का, तो बचा कितना माइनस का 13, ऊपर जाके प्लस का 13 बन जाएगा, यानी कि B का मान मिल जाएगा 2 गुणा 10 की पावर प्लस का 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह न्यूटन बटे एम्पीयर इंटू मीटर। तो आ रहा है आंसर, आंसर नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ी कहीं पे। हाँ फ्रेंड्स, गलती कहाँ पे हुई, देखिए ये है 3 गुणे 10 की पावर 5, तो यहाँ भी कितना आएगा 5 आएगा, और उसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा, जब 5 और 19 घटाएंगे कितना ऊपर पहुँचेगा भाई, 14 प्लस का 14 पहुँचेगा ना, तो यहाँ कितना बचेगा 10 की पावर 4 प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा 2 मीटर लंबे तार से होकर 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। L का मान कितना दे रखा है 2 मीटर, I का मान कितना दे रखा है 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। उसके बाद कह रहा है कि ये ठीक है बह रही है, ये तार जो है 0.5 मीटर प्रति एम्पीयर इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो B का मान कितना दे रखा है 0.5 न्यूटन प्रति एम्पीयर इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, F का मान हमसे पूछ रहा है। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है जब तार क्षेत्र के लंबवत, तो लंबवत का मतलब क्या होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, कौन सा पढ़ा था, चूंकि F बराबर होता है BIL साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे। F बराबर B का मान 0.5, I का मान 1, L का मान 2 और गुणे साइन 90 का मान 1 पॉइंट है, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, F का मान आ गया 1 न्यूटन। ये आ गया जब थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है। उसके बाद क्या कह रहा है कि क्षेत्र से 45 डिग्री का कोण बनाता हो, यानी कि सेकंड पॉइंट में हमसे कह रहा है थीटा बराबर कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा हो, तब जो फॉर्मूला लगे क्या लगेगा F बराबर BIL साइन 45। ठीक है, यही हो जाएगा। तो F बराबर BIL मतलब 0.5 गुणे में 1 गुणे में 2 गुणे साइन 45 का मान 1/√2 पॉइंट आया है, यहाँ से 0 बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया 1/√2, तो F का मान कितना बचा 1/√2, यही बचा हमारे पास न्यूटन। ये कब आ गया जब थीटा का मान 45 डिग्री था। आगे इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है जब तार जो है वो क्षेत्र के समांतर हो, तो देखिए तार ये क्षेत्र के समांतर तार हो जाएगा, तो तार और क्षेत्र के बीच जो भी एंगल बनेगा वो कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री, भाई थीटा का मान क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए अब जो F बराबर क्या लगाएंगे BIL साइन 0, और आप जानते हैं कि साइन 0 का मान क्या होता है BIL साइन 0 का मान होता है 0, तो ये सब पूरा क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए तीनों के आंसर। अब इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.1 वर्ग मीटर तथा 100 फेरे। वर्ग मीटर यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है 0.1 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर,
और फेरों की संख्या दे रखा है n का मान कितना 100 फेरे। ठीक है, कह रहा है वाली एक वृत्ताकार कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी का मान दे रखा है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबित रखा गया है। इसे 0.5 सेकंड में के समयांतराल में, यानी कि डेल्टा टी का मान कितना दे रखा है 0.5 सेकंड के समयांतराल में चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब समझते हैं कैसे लगाया जाता है। देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जैसे कोई कुंडली या कोई तल है और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है वो इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ से E बराबर देखिए माइनस n, डेल्टा फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यानी कि फाई टू माइनस फाई वन, और बटे में क्या आएगा डेल्टा टी। ठीक, तो E बराबर माइनस n, इधर देखिए फाई टू क्वेश्चन में कह रखा था कि वृत्ताकार कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबित रखा गया है। तो सबसे पहली बात तो आप समझिए, अभिलंबित है तो थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री नहीं। देखिए, जो मान लीजिए कुंडली का तल है, मेरा हाथ ही कुंडली का तल है और ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबित रखा हुआ है, लेकिन इसका जो एरिया सदिश होगा या एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमेशा तल के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो अब आप एक बार बताइए, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये कुंडली, अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस तल के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन इधर है, तो ए और बी के बीच का कोण कितना बन रहा होगा 0 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा। अब फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रखा था, लास्ट में लिखा हुआ है 0.5 सेकंड के समयांतराल में चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। अब जब बाहर कर दिया जाएगा तो उस तल से चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा 0 होगा, क्योंकि कोई उसमें चुंबकीय बल रेखाएं नहीं निकलेंगी। तो फाई टू का मान क्या हो जाएगा 0, फाई वन का मान क्या होगा बी ए कॉस, और क्या था थीटा की जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे, और बटे में क्या है डेल्टा टी। अब मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा एन बी ए बटे में क्या बचेगा डेल्टा टी, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो E बराबर n का मान कितना है 100, B का मान कितना है 0.5, A का मान कितना है 0.1 और डेल्टा टी का मान 0.5। ये देखिए, ये पॉइंट से एक 0 पड़ गया, ये से ये कैंसिल हो गया, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो E का मान कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन आपके जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, वो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और जो इसके आगे के न्यूमेरिकल, अभी क्योंकि इसके डिटेल वीडियो तो पड़ी नहीं है, 2 ही चैप्टर के हाई स्कूल के न्यूमेरिकल डाले हैं, जिसमें एक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और दूसरा क्या है मानव नेत्र। उसके पूरे न्यूमेरिकल आपकी बुक के डाल दिए हैं, और ये जो 30 न्यूमेरिकल है, ये जो आपके चैप्टर हैं फिजिक्स के, उनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल छाट के डाले थे। ठीक है, तो फिर अगली जब हाई स्कूल के लिए वीडियो होगी तो उसमें जो विद्युत के न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।